क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं फरीद आलम साहब। आज हम बात करेंगे गवर्नर सिंध जो कामरान टसोरी लंदन में है और वहां पर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। किन किन से मुलाकातें हुई हैं उसके हवाले से डिटेल आपके सामने शेयर करेंगे। इसके अलावा आफाक अहमद साहब ने कराची वालों के हक में बात की, लेकिन वो आज तक जेल की सलाखों के पीछे। आज भी समाअत होनी थी लेकिन उनकी समाअत नहीं हो सकी। उनके वकील ने अहम पैगाम दिया, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा हुकूमत में शामिल रही है 2018 से लगातार एमक्यूएम पाकिस्तान। इससे पहले हुकूमत में थी लेकिन तरक्याती काम और कराची के जो फलाह बहबूद के काम थे वो नजर आते थे। लेकिन 2018 से अब तक क्या क्या तरक्याती काम हुए हैं उसकी मुकम्मल तफसीलात और कितने फंड मिले हैं फरीद आलम से जानेंगे। फरीद भाई, आपका बेहद शुक्रिया। सबसे पहले अगर हम बात करें कामरान टसोरी साहब के हवाले से, वो लंदन में आर्मी चीफ जब तक है मुल्क के हालात बदल जाएंगे, बदलते रहेंगे और मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। ये कामरान टसोरी साहब के बयानात है वहां पर। लेकिन वहां पर और किन लोगों से उनकी मुलाकातें हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जरा बताइएगा, क्योंकि कामरान टसोरी साहब से बरह रास्त भी आप रास्ते में रहते हैं। हाँ जी, देखिए कामरान टिसोरी जब से गवर्नर बनने के बाद उन्होंने जो काम किए वो तो सबके सामने ही, अवामी फलाह और बहबूद के लिए वो काफ़ी जो है एक्टिव रहते हैं, मुतारिक रहते हैं। और अभी इस वक्त वो मुल्क से बाहर हैं और मुल्क से बाहर भी वो जो है पाकिस्तानी सियासत पे काफ़ी असरअंदाज हो रहे हैं। जब लंदन में मौजूद हैं वो, लंदन में उन्होंने जो है कई अहम मुलाकातें की, कई सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की हैं और कराची में जो दरपेश शहरियों का मसाइल है उस हवाले से भी उनके अहम मामला मुज़ाकरात कई ऐसी शख्सियात से जो कराची और पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी असर रखते हैं, लेकिन वो मौजूद नहीं है अमली तौर पे कराची की पाकिस्तान की सियासत में। उनसे भी वो मुलाकात कर रहे हैं और जो वहाँ की जो हुकूमत की शख्सियात हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी मुलाकातों का तवज्जो और मरकज़ सिर्फ कराची ही है और सिंध हुकूमत है। कराची में जब तक थे, वो कराची में थे तो जब भी उनका यही मामला चल रहे थे, कुछ गो के उनके मामलात में बहुत ज़्यादा मुतारिक होने थे। खुद एमक्यूएम को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा, क्योंकि वो जिस तरह से वो मुतारिक हो रहे थे वो उससे एमक्यूएम की जो तंजीमी सियासत थी उसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। गवर्नर का जो काम होता है वो काम होता है वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसको सूबे में इम्प्लीमेंट करना और उसकी निगरानी करना और एक ब्रिज का किरदार अदा करना सूबे और मरकज़ के दरमियान में। लेकिन वो अपनी ये आइनी जिम्मेदारी से ज़्यादा जो लोकल सियासत है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते, ख़ास करके एमक्यूएम की सियासत में। और गवर्नर की मुसलसल मुदाखलत की वजह से ही एमक्यूएम जो है फ़कत दो हिस्सों में वाज़ेह तौर पर तकसीम हो चुकी है। अगर गवर्नर इसमें मुदाखलत नहीं करते और बेजा चीज़ों पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करते तो एमक्यूएम जो बड़ी मुश्किलों से एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुई थी वो आज भी एक प्लेटफॉर्म पे उसी तरह कायम रहती। लेकिन जिस तरह आज एमक्यूएम एक प्लेटफॉर्म पे, तो बज़ाहिर तो वो एक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इनके जो दिल है वो काफ़ी जुदा हो चुके हैं, जो रास्ते काफ़ी जुदा हो चुके हैं। बस हल्की सी एक और हवा चलने की देर है तो अमली तौर पे भी हमें अलग होते हुए भी नज़र आएंगे। कि देखें, गवर्नर सिंध का जो किरदार है या गवर्नर जो भी होते हैं सूबों के, उनका काम नहीं होता किसी भी सियासी जमात में अमली तौर पर हिस्सा लेना। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं वो एमक्यूएम की मरकजी कमेटी में पॉलिटिकल विंग देख रहे हैं। जो पार्लियामेंट का विंग है वो गवर्नर चला रहे, तो गवर्नर की हैसियत में, गवर्नर की तो हैसियत ही मुतनाज़ा हो गई है। गवर्नर सियासत कर ही नहीं सकता। गवर्नर साहब के जो, अगर हम सियासी ओहदा भी नहीं रख सकते, नहीं रख सकता तो वो गवर्नर कैसे एमक्यूएम की मरकजी कमेटी में आ सकता है? किसी भी शोबे के अंदर या किसी भी शोबे के किसी भी अहम ओहदे के ऊपर गवर्नर किसी सूरत में नहीं आ सकता। लेकिन गवर्नर साहब जो है मुसलसल जो है इसकी वायलेशन कर रहे हैं रूल्स की, और वो एमक्यूएम के ना सिर्फ एमक्यूएम की अंदरूनी सियासत में मुलविस इन्वॉल्व हैं, बल्कि एमक्यूएम की जो अमली सियासत है उसके अंदर भी अब वो शामिल हो चुके हैं। पार्लिमानी उमूर जो है वो गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी, क्योंकि वो तहरीरी तौर पे जो लिस्ट जारी हुई है उसके अंदर नाम है गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का। तो एमक्यूएम इसको जुटला भी नहीं सकती, गवर्नर साहब भी नहीं जुटला सकते कि वो लेटर क्यों जारी हुआ। कामरान टसोरी साहब ने एक बयान दिया था कि जी अल्ताफ हुसैन साहब और जिन लोगों के दरमियान तनाज़ात हैं कि उनको सियासत की इजाज़त नहीं मिल रही, उसमें सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं। उसके बाद वो लंदन चले गए। तो क्या एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ हुसैन साहब से उनकी मुलाकात हुई है, या मुलाकात का कोई इम्कान है, या वाकई कोई सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, या कोई क्या खबरें अंदर की? नहीं, अल्ताफ हुसैन से तो गवर्नर सिंह की अभी मुलाकात नहीं हुई है, ना ही अल्ताफ हुसैन की किसी करीबी रुफ़क़ा से उनकी मुलाकात हुई है। वो एक अपनी कोशिशें करते रहते हैं। देखो, वो सियासत में ज़िंदा रहना चाहते हैं किसी भी तरीके से। वो कई चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो माजी में अल्ताफ हुसैन साहब करते थे, अब उनकी वो कॉपी करके वो शायद समझ रहे हैं कि वो कराची में एमक्यूएम के एक लीडर की सूरत में सामने आएंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कामरान टिसोरी एक मुतनाज़ा शख्सियत हैं। वो कोई एक जमात के रुकन भी कभी नहीं रहे,
कोई मुसलसल एक जमात में नहीं रहे, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जमातों में रह चुके हैं, जमातें छोड़ चुके हैं। अब वो काफ़ी अरसे से एमक्यूएम में शामिल है। एमक्यूएम में जब उनको शामिल किया गया तो वो भी फारूक सत्तार की सिफारिश पे उनको शामिल किया गया। ना सिर्फ शामिल किया गया बल्कि राब्ता कमेटी में भी उनको लिया गया, जिसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान जो नई बनी तो उसमें गवर्नर कामरान टिसोरी की शमूलियत के बाद से इख्तलाफात शुरू हुए और एमक्यूएम जो है कई हिस्सों में बढ़ गई। उस वक्त भी आपने देखा होगा कि गवर्नर के आने के बाद से एमक्यूएम पाकिस्तान अलग हो गई थी, फारूक सत्तार अलग होके बैठ गए थे, बाकी की राब्ता कमेटी एक तरफ थी। फारूक सत्तार की शर्त ये थी कि कामरान टिसोरी को शामिल किया जाए राब्ता कमेटी में। तो एमक्यूएम के जो सीनियर रहनुमा थे उन्होंने पूछा कि कामरान टिसोरी को क्यों शामिल किया जाए। कामरान टिसोरी तो बाकायदा एमक्यूएम के कारकुन है ही नहीं, वो एक फारूक सत्तार की जाती दोस्ती थी। जाती दोस्ती की हैसियत में उनको एमक्यूएम में शामिल किया फारूक सत्तार ने और राब्ता कमेटी में लिया। आज भी उनको गवर्नर अगर वो बने थे तो गवर्नर बनने के बाद आप देखें गवर्नर तो वो एमक्यूएम के कोटे पे हैं। अच्छा, तो एक सवाल ये है कि जैसे लड़ाइयों की बात हो रही है, तो लड़ाइयाँ शायद माज़ी में भी होती हों, लेकिन पहले जब तरक्याती फंड्स मिलते थे, एमक्यूएम माज़ी में जब अल्ताफ़ हुसैन साहब का टाइम था, तो जब वो एमक्यूएम में होते थे, तो उस वक़्त जो तरक्याती फंड्स मिलते थे, वो शहर में नज़र आते थे, शहरियों की फलाह बहबूद वाले काम भी नज़र आते थे। अब कहीं ऐसा तो नहीं है 2018 से लेके अब तक एमक्यूएम हुकूमत में फंड्स के लेन-देन या इस मामले में कोई लड़ाई-झगड़ा तो नहीं है? बुनियादी तौर पर लड़ाई किस बात की है? क्या वजह है लड़ाई की? दो बुनियादी वजहें लड़ाई की। एक तो एमक्यूएम की जो सियासत है, एमक्यूएम का जो नाम है वो बहुत बड़ा नाम था। अच्छा, अब लीडरान समझते हैं कि एमक्यूएम की बागडोर अगर उनके हाथ में होगी तो कराची की पूरी आवाम उनके हाथ में आ जाएगी, कराची की पूरी लगामें उनके पास आ जाएंगी। एक तो ये लड़ाई है कि एमक्यूएम का कायद कौन होगा, एमक्यूएम का सरबराह कौन होगा। एमक्यूएम की सरबराह की लड़ाई है, एमक्यूएम के इख्तियारात की लड़ाई है। क्योंकि देखें अभी एमक्यूएम पाकिस्तान 2018 में 18 से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ बहानों से गवर्नमेंट में है। 2018 में इमरान खान के साथ गए, जी, ठीक है, फिर पीडीएम हो गई, फिर पीडीएम में गए, फिर अब नून लीग के साथ। अब नून लीग के साथ है। लेकिन 2018 से लेके 2025 तक मुसलसल ये हुकूमत में रही। आपने कहा कि अल्ताफ हुसैन के दौर में कराची में नजर आता था कि हुकूमत में है तो कुछ ना कुछ काम होते थे, लोगों को रोजगार मिलता था, शहर में तरक्याती काम होते थे, बल्दियाती सहूलियात की फरावानी थी, मेडिकल की सहूलियात यहाँ पर लोगों को मिलती थी, अस्पताल अच्छे थे, दीगर चीज़ें थी। क्योंकि उस वक्त एक था चेक एंड बैलेंस। उस वक्त पार्टी का एक सरबराह मौजूद था जो वक्तन फवक्तन लोगों से जवाब तलबी करता रहता था। लेकिन जब इन्होंने अपने कायद से जान छुड़ा ली, उसके बाद तो हर आदमी लीडर खुद बन गया। खुद बनने के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी को इन्होंने गैर मशरूत अपना सरबराह तो बना तो लिया, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी पार्टी पे किसी किस्म की कोई गिरफ्त नहीं रखते। खालिद मकबूल सिद्दीकी के हाथ में कुछ भी नहीं है। पार्टी का तमाम जो रहनुमा है वो खुद बिल्कुल आज़ाद है, अपनी पॉलिसी के तहत वो काम करते हैं, तंजीमी इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं। यही लड़ाई शुरू हुई है, मुसलसल इनकी जारी थी। पहले वसीम अख्तर के साथ लड़ाई थी, वसीम अख्तर से डॉक्टर फारूक सत्तार जो उस वक्त कन्वीनियर बने थे एमक्यूएम पाकिस्तान के, जिन्हें कन्वीनियर बनाया गया था, जब उन्होंने वसीम अख्तर से बतौर मेयर उनसे हिसाब किताब करना चाहा तो वसीम अख्तर उनके साथ झगड़ा करके बहादराबाद के मरकजी दफ्तर से उठ के चले गए थे। उसके बाद इख्तिलाफात का दौर शुरू हुआ कि फारूक सत्तार का ये कहना कि भाई तुम अपने हिसाबात क्लियर करो, हिसाब किताब करो। तो उनके बाद एक झगड़े का, क्योंकि वसीम अख्तर कहते थे मैं खुद लीडर हूँ, फारूक सत्तार कहते हैं मैं लीडर हूँ, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है मैं लीडर हूँ। तो इनके पास सरबराह कोई नहीं है, लीडर सारे हैं और कोई हिसाब किताब देने को तैयार नहीं। एमक्यूएम की मिनिस्ट्री से 2018 से लेके आज तक कराची की आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचा है। ये क्यों नहीं बताते? जब इनसे सवाल करो कि भाई आपकी मिनिस्ट्री से लोग आम आदमी को क्या फायदा पहुंचा, तो आए बाएं शाएं करते हैं और फिर ये अपनी मजबूरियों का, मजलूमियत का रोना शुरू कर देते हैं कि हमसे कोई सवाल नहीं करो क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं, हम यहाँ से आपकी सिफारिशात भेजते हैं, वफाकी हुकूमत कबूल नहीं करती। तो भाई जब वफाकी हुकूमत कबूल ही नहीं कर रही तो आप वजीर हो क्यों? आप वजीर बने हो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। कभी आपने सुना किसी पार्टी का सरबराह कोई वफाकी या सूबाई वजीर बनाओ? पार्टी का सरबराह किसी आईनी ओहदे पे तो हमने आते हुए देखा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं मुख्तलिफ आईनी ओहदों पे आते रहे और वो आइंदा भी आएंगे, लेकिन एक वजीर बनते हुए हमने किसी सरबराह को नहीं देखा कि जाके वजीर बन जाए। क्या आपने देखा है?
नहीं, बिल्कुल इसमें सूरत-हाल तो ये लगती है कि मैं हूँ और मेरे बाद भी मैं हूँ, ये वाली सूरत-हाल है। अच्छा, आफ़ाक़ अहमद साहब की गिरफ़्तारी के ऊपर चूँकि कराची में ख़ासतौर पर सिंध के शहरी इलाकों में जो काफ़ी तशवीश पाई जा रही है और लोगों का ये भी मानना है कि डंपर एसोसिएशन के मुतालबात हों या उनकी हुकूमत से डायरेक्ट जो है वो कोई मनमानियाँ हों, लेकिन उसके बावजूद उनकी इतनी जुर्अत नहीं थी कि आफ़ाक़ अहमद साहब को जेल में डलवा सकें। लेकिन ये तासुर है कि कोई और ताकत है जिन्होंने आफ़ाक़ अहमद साहब को एक केस के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे केसेज़ में फिट किया और आज तक जेल में है। क्या ये इत्तलात हैं या कुछ और वजह है? देखिए, इत्तलात तो बहुत सारी आ रही हैं। आफ़ाक़ अहमद का मामला जो है बड़ा अहम नोयत का मामला है, क्योंकि आफ़ाक़ अहमद ही वाहिद उस वक़्त लीडर था जिसने इस कराची की 2.5-3 करोड़ आवाम के लिए आवाज़ उठाई थी। डंपर माफिया बेलगाम हो चुका था, और डंपर माफिया इसलिए बेलगाम हो चुका था कि डंपर माफिया के जो सदर साहब हैं वो अपनी किसी गलती को मानने को तैयार नहीं थे। शहरियों को गलत कसूरवार ठहराए रहे थे उनकी जानिब से। उनके कुछ मरासिम ना सिर्फ साबिक़ा वफाकी गवर्नमेंट से रह चुके पीटीआई के दौर में, क्योंकि उनकी एक वीडियो आपने देखी होगी हुँ। जिसमें वो पीटीआई के जी, जी, सपोर्टर में। कारकुन सपोर्टर या कारकुन कह ले, कुछ भी कह के पीटीआई के झंडे लगा के अब वो सिंध गवर्नमेंट की गोद में बैठे हुए हैं। असेंबली में भी आपने देखा उनको बुलाया गया था, एक मेहमान नवाजी असेंबली में की गई थी, इस्तकबालिया बाकायदा पेश किया गया था। स्पीकर सूबाई असेंबली की जानिब से उनको जिस तरह से मुखातिब किया गया था, ऐसा मालूम होता था कि किसी मुल्क के सदर मुमलिकत आए हुए हैं या किसी सूबे का गवर्नर कोई आया हुआ है जिसको इंतहाई अदब और एहतराम से बुलाया जा रहा है। टैंकर माफिया था। आफाक अहमद का जुर्म ये है कि आफाक अहमद ने आवाज क्यों उठाई? आफाक अहमद को देखे, जब अदालत ने मौजूद अदालत ने उनकी दोनों केसों में जमानत मंजूर कर ली, तो एकदम चंद मिनटों के अंदर सरजानी थाने के अंदर एक नजर आतिश किए जाने वाले वाटर टैंकर या पता नहीं हाइड्रेंट वो ट्रालर था, उसकी एफआईआर में उनको नामजद कर दिया गया। नामालूम केस में। नामालूम केस में उनको नामजद कर दिया गया। देखें, एक पार्टी का सरबराह है, वो अपने हाथ से थोड़ी आग लगाएगा जाके। जी। पार्टी के सरबराह, तो कोई पार्टी पाकिस्तान में या दुनिया में ऐसी नहीं होगी जो दावे नहीं करती हो, जो चैलेंजेस नहीं देती हो हुकूमत को, या शराइत आयद नहीं करती हो, या इस तरह के बयानात नहीं देती हो। अगर सियासी जमातें या सियासी लीडरान इस तरह के बयानात नहीं देंगे तो आवाम के दिलों के करीब कैसे जाएंगे? उनको तो आवाम की आवाज़ बनना पड़ता है, उनकी मजबूरी है उस तरह के बयानात देना। लेकिन इसका ये मकसद नहीं होता कि किसी पार्टी का सरबराह रोड पे आके पत्थर मारेगा, रोड पे आके आग जलाएगा, या रोड पे आके वो कोई गैर कानूनी हरकत करेगा। ये कोई भी सरबराह नहीं करता। आफाक अहमद ने भी ऐसा नहीं किया। लेकिन हुकूमत सिंध को क्योंकि आफाक अहमद का टैंकर के खिलाफ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि हुकूमत सिंध की जानिब से तो कोई कार्रवाई की ही नहीं जा रही थी टैंकर माफिया के खिलाफ, या ट्रालर माफिया के खिलाफ, या जो हैवी ट्रैफिक की जो एसोसिएशन है उनसे किसी किस्म की बात पूछ नहीं की जा रही थी। होना ये चाहिए था, दुनिया के जो तहजीब याफ्ता मुल्क होते हैं, तरक्की पजीर मुल्क है, जो जिन ममालिक में अगर आप जाएं तो वहां पर भी हर किस्म की, हमसे ज्यादा बड़ी गाड़ियां वहां पर चलती हैं, हमसे ज्यादा जो है हैवी ट्रैफिक वहां पर सड़कों में मौजूद है, लेकिन वहां पर हादसा नहीं हो रहे। कई ममालिक में मैं खुद गया हूँ, मैंने देखा कि बीच में तो फुटपाथ भी नहीं होती, ग्रीन बेल्ट भी नहीं होती, एक ही सिंगल रोड होती है जिसपे दो तरफा ट्रैफिक चल रही होती है। लेकिन मजाल है कि एक ट्रैफिक अपनी अपनी सिम छोड़ के मुखालिफ सिम में आ जाए, या सिग्नल पे रुकना हो, अगर किसी ने दाएं हाथ पे मुड़ना है तो उस लाइन में आ जाए। वो नहीं आएगा, वो लाइन खाली रहेगी, लोग आते जाए गुजरते जाए। तो ये ट्रैफिक पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो हैवी ट्रैफिक और दीगर जो ट्रैफिक चलती है उनको एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के तहत उसको कंट्रोल करे, ताकि सड़कों पे हादसा नहीं हो, ट्रैफिक कवानीन की बालादस्ती हो, लोग उस पर अमल करें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि गली मोहल्ले चौराहों पे तो आपको पुलिस नजर आएगी, आपको ट्रैफिक पुलिस गलियों में मोटरसाइकिल रोकते हुए नजर अच्छा। आएगी। गलियों में इनका क्या काम है? सर्विस रोड पे इनका क्या काम है? लेकिन वहां पर आपको ये नजर आएंगे। लेकिन जहां पर हैवी ट्रैफिक चल रही होती है, अगर मैं कराची के मुख्तलिफ पॉइंट्स आपको गिनाता हूँ, नीति जेटी का पुल है, जी। गुलबाई है, शेरशाह है, लियाकताबाद 10 नंबर है, हबीब बैंक है, कारसाज से लेके आप चले जाएं शेरशाह तक, रात में 7 बजे 8 बजे आपको वहां पर बाकायदा ट्रॉलरों में कंटेनर लगे हुए नजर आएंगे जो शेरशाह से निकलते हैं और शेरशाह में जा रहे होते हैं। तो भाई उस वक्त ट्रैफिक पुलिस कहाँ होती है? ट्रैफिक कवानीन कहाँ होते हैं? ट्रैफिक रूल्स फॉलो क्यों नहीं होते? जो हैवी ट्रैफिक के मुकर्ररा औकात हैं वो आज तो मुकर्रर नहीं हुए, वो एक जमाने से मुकर्रर हुए हैं। उस पे वक्तन फवक्तन बयानात भी दिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि 200 रुपए दे के कोई भी ट्रालर वाला ट्रालर निकाल लेता है। आपने देखा होगा, ट्रालर रोकते हैं, ट्रालर में से एक हाथ बाहर निकलता है, ड्राइवर का मुट्ठी बंद होती है, जी हाँ। उसके बाद वो चला जाता है। तो भाई उस ट्रैफिक सार्जन ने या ट्रैफिक कांस्टेबल ने उसको रोक के उसकी गाड़ी बाउंड क्यों नहीं की?
अगर आफाक अहमद ने देखिए बात की है तो आफाक अहमद की बात कोई गलत नहीं थी। आफाक अहमद का जुमला तो सियासी जमातें बोल रही होती हैं, आम बोल रही होती है। क्या जमात इस्लामी नहीं बोलती, एमके पाकिस्तान नहीं बोलती, पीपल्स पार्टी धमकी नहीं देती, मुस्लिम लीग नून धमकी नहीं देती, जेयूआई धमकियां नहीं देती? तो इसका ये मतलब थोड़ी अगर किसी लीडर ने बोल दिया तो आप उसको पकड़ कर डाल दोगे। बिल्कुल। आप देखा आफाक अहमद के साथ मुकम्मल नाजायज हो रहा है, जी। ये गलत हो रहा है। मौजूद अदालतें खुद बोल चुकी है कि भाई ट्रैफिक के रूल्स अगर आप बना लेते तो ये वक्त ही नहीं आता। और अगर जब पहला आदमी हादसे में मरा था तो उस ट्रक ड्राइवर का क्या हुआ? वो तो सब क्योंकि जुर्म जो काबिल ज़मानत है, सबकी ज़मानतें हो जाती हैं। हुकूमत ने आफ़ाक अहमद साहब को तो मसला समझ के उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इस वक़्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ देर पहले बाप बेटा जो कि सनअतकार थे, वो नेटी-जेटी पुल में एक ट्रॉलर की ज़द में आके जाँ बहक हो चुके हैं और एक बेटा ज़ख्मी हुआ है। शायद भाई जब वो बाप बेटा बड़े ट्रक के नीचे आग में आके हलाक हुए तो उस वक्त दिन का क्या टाइम बज रहा था? तकरीबन 3:30 3:30 बज रहे थे। जी, अब वो 3:30 बजे हैवी ट्रैफिक को रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? ट्रैफिक पुलिस की। कैसे आ गया वो रोड के ऊपर? यही तो बात है, यही तो सवाल वो करते अगर रहे आज मैं कि कह दूं या शाहिद सिलरा कह दें कि हैवी ट्रैफिक गलत आई थी तो क्या मतलब आपको भी पकड़े मुझे भी पकड़ लें? नहीं, बिल्कुल यही तो बात है कि उन्होंने कानून की पासदारी, कानून की अमलदारी और शहरियों की जान और माल की हिफाजत की जाए, वो मुतालबा किया था और उसकी पादाश में उनको जेल में डाल दिया गया। आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत होनी थी, लेकिन उनके आफ़ाक अहमद साहब के वकील खुर्रम साहब ने बताया कि कल उसमें मज़ीद दलाइल होंगे। कल इम्कान है कि सरजानी डाउन जो कि तीसरा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, तो उसमें भी उनकी ज़मानत हो जाएगी। मुमकिन है किसी और मुकदमे में अगर गिरफ्तारी ना डाली तो। अपना बेहद ख्याल रखिएगा फरीद भाई, आपका शुक्रिया। अदील भाई, आपका भी बेहद शुक्रिया। काफ़ी देर से आपने कैमरामैन के रोल प्ले किए। आपका बेहद शुक्रिया। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।